बच्चों की हाल चाल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राइज ऑफ मगध। ये जो टॉपिक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग राइज ऑफ मगध, मगध एम्पायर हमारा कैसे बढ़ा वो देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू द चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं। क्या कि एग्जाम में क्या होता है ना, ये जो वर्ड अगर हम लोग देखेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है समझने के लिए। तो पहला वर्ड है हमारा डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? डायनेस्टी का मतलब होता है सीरीज ऑफ रूलर ऑफ अ कंट्री हु ऑल बिलोंग टू द सेम फैमिली। मींस यहाँ पे डायनेस्टी में क्या होगा, जो किंग होगा, किंग का बेटा किंग बनेगा, फिर फर्दर उसका बेटा बनेगा, ऐसा करके वो होता है। मींस देयर इज अ सीरीज ऑफ रूलर ऑफ दैट कंट्री एंड हु ऑल बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। मींस सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायनेस्टी। ओके, नाउ आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट द महाजनपद। क्या होता है महाजनपद? मींस होता है दैट इज दोज हु अरोज फ्रॉम अ बिगर जनपद। मींस यहाँ पे जनपद होंगे, फिर जनपद एंड जनपद, ऑल एक जनपद अगर दूसरे जनपद के साथ मिल जाएंगे और तीसरे जनपद के साथ मिल जाएंगे तो एक बड़ा बिगर जनपद कहलाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज महाजनपद। ओके, नाउ paramount मतलब होता है दैट इज द वन मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग और एनीथिंग एल्स। मींस paramount मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, नाउ अबाउट द पंच मार्क्ड कॉइन। देखो उस जमाने में क्या होता था ना, पंच मार्क्ड मींस एक अगर मान लो तो चांदी हो गया, उसके ऊपर एक पंचिंग किया जाता था like that, the type of the coin which were stamped के फॉर्म में रहता था। ठीक है, now about the राजा, the elected representative of the assembly का जो रिप्रेजेंटेटिव होता था उसको बोलते थे राजा। देखो एक एम्परर अलग हो गया, ठीक है, राजा अलग हो गया, तो यहाँ पे राजा किसको बोलते थे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द असेंबली को हम लोग क्या बोलते थे? राजा बोलते थे। नाउ व्हाट इज रिपब्लिक? इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। तो यहाँ से समझ सकते हैं जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा वेयर द हेड ऑफ द स्टेट क्या हो जाएगा, उसको इलेक्ट किया जाएगा। हेड ऑफ द स्टेट को क्या किया जाएगा? इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, रिपब्लिक का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। रिपब्लिक मतलब कि यहाँ पे जो सिस्टम गवर्नमेंट होगा उसका जो हेड होगा, हेड मस्ट बी इलेक्टेड। ठीक है, नाउ अबाउट द रेवेन्यू। क्या होता है रेवेन्यू? आपको मालूम है दैट इज मनी दैट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्स। मनी जो कि हम लोग टैक्स के फॉर्म में हम लोग कलेक्ट करते हैं, दैट मनी इज कॉल्ड रेवेन्यू। नाउ अबाउट द स्टैंडिंग आर्मी। क्या होता है स्टैंडिंग आर्मी? मतलब ही होता है दैट इज अ परमानेंट आर्मी which is not disbanded during the time of peace। मींस मान लेते कोई वार नहीं चल रहा है, तो ये स्टैंडिंग आर्मी क्या करेगा? ये आर्मी क्या करेगा? स्टैंड में रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वार खत्म हुआ इसको डिसबैंड कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जब स्टैंडिंग आर्मी का मतलब ही होता है कि जब तक वार हो या ना हो ये आर्मी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। ओके, The smaller tribe of a Jana of the Vedic period transferred into larger Janapada। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्मॉल ट्राइब थे जनपद का जना, वो क्या किए, एक बड़ा मीन्स इज गोइंग टू ट्रांसफर इनटू लार्जर जनपदा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, a small tribe of Jan is going to transfer into large जनपद। Now during the later Vedic period the society underwent noticeable change and larger kingdoms emerged on the scene। मीन्स आफ्टर द लेटर वैदिक, हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है सोसाइटी क्या होता है, कुछ चेंजेस आता है सोसाइटी में, और यहाँ पे क्या होता है लार्ज किंगडम एमर्ज होते हैं। ठीक है, एंड व्हाट हाउ इट इज हैपन, द स्मॉलर जनपद वार अगेंस्ट अमंग देमसेल्व्स इन सर्च ऑफ मोर टेरिटरीज। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्मॉल जनपद होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वार करते हैं अगेंस्ट अदर इन ऑर्डर टू एक्वायर मोर टेरिटरीज एंड दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ बिगर किंगडम फॉर्म एज जनपद। मींस यहाँ से क्या होता है, after acquiring more territories this janpad is going to become more and more big and this led to the growth of bigger kingdom and that is known as a mahajanpad. Okay, now excavation at a place such as Kashi and the Patliputra and the information from the Buddhist and the Jain literature reveals that 600 and the 400 BC में। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये जो महाजनपद के बारे में हम लोग कैसे इन्फॉर्मेशन इनके बारे में कैसे हम लोग जाने, तो यहाँ पे क्या होता है एक्सकवेशन किया जाता है, कहाँ पे काशी में किया जाता है, पाटलिपुत्र में किया जाता है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द बुद्धिस्ट एंड द जैन लिटरेचर। तो ये जो एक्सकवेशन किया जाता है काशी एंड पाटलिपुत्र एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुद्धिस्ट एंड द जैन लिटरेचर, ये रिवील करते हैं कि यस देयर एग्जिस्ट महाजनपद। और ये कब के बात की रहे पीरियड है, दैट इज अराउंड 600 to 400 BC, दैट बिफोर कॉमन एरा। और इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा काशी पाटलिपुत्रा में जो एक्सकवेशन है वहां से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुआ, और इन्फॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द बुद्धिस्ट एंड द जैन लिटरेचर, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट हुआ ये बताते हैं कि यस देयर एग्जिस्ट 16 महाजनपद, देयर इज गोइंग टू एग्जिस्ट 16 महाजनपद सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास एंड दे वेर द मगध, अंगा, माला, चेडी, वत्सा, काशी, कोशला, वज्री, कुरु, पंचाला, मत्स्य, सूरसेना, अस्माका, गंधारा, कंबोजा एंड अवंती। ये हमारे टोटल कितना हो जाता है 16 हो जाते हैं। ठीक है ना, ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है,
Now these महाजनपद often fought among themselves for supremacy. Now ये जो 16 महाजनपद हैं, they are going to fight among each other. Why? Because of having supremacy. And the continuous struggle of the supremacy led to the rise of four powerful. अब देखो यहाँ पे supremacy show करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे continuous struggle होता था. There was a war between other महाजनपद. अब यहाँ पे क्या होता है, फाइनली क्या होता है, फोर पावरफुल किंगडम और फोर पावरफुल स्टेट राइज करते हैं. पहला हो गया अवंती, वत्सा, कोशला एंड मगध. ठीक है ना. इवेंचुअली मगध एमर्ज, उसके बाद में कुछ दिन के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद मगध एमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम एंड ब्रॉट अबाउट लार्ज टेरिटरीज अंडर हिज कंट्रोल. इस बाद में क्या होता है कि मगध एमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग किंगडम, स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम एंड ब्रॉट more टेरिटरीज अंडर हिज कंट्रोल. एंड इट वाज आल्सो द फर्स्ट एम्पायर, इट वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश एम्पायर. और यहाँ पे ये भी एस्टैब्लिश बताया जाता है कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन और ही वाज द फर्स्ट एम्पायर who established first. Now, what is the characteristic of महाजनपद? हम लोग महाजनपद के बारे में कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे. पहला हो गया स्टैंडिंग आर्मी. आई थिंक स्टैंडिंग आर्मी के बारे में समझ चुके हैं. ये आर्मी स्टैंड करेंगे, वार हो या ना हो. वार अगर हो तो वो वार में जाएंगे, अगर वार नहीं हो तो वार के अपने हिसाब से वो अपना स्टैंड रहेंगे. ठीक है ना. The ruler of महाजनपद maintained a big standing army to protect their kingdom. देखो बड़ा किंगडम है तो in order to protect their territories they need a standing army. बस यहाँ से ये समझ सकते हैं हम लोग. The soldiers were given regular salaries in the form of coins such as punch marked coin or the कर्षपना. तो याद रखना है कर्षपना, that is also called as a punch marked coin. तो सोल्जर्स को क्या होता है, सोल्जर्स को यहाँ पे रेगुलर सैलरीज दिया जाता है, that is in the form of coin. ठीक है. Now we'll talk about ये हमारा मगध है. ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हैं देयर वाज अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस मगध, दैट इज महाजनपद, एंड अल्टीमेटली मगध emerged as the largest empire and the first dynasty to rule मगध was the हरियाणा dynasty. तो डायनेस्टी मतलब ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो यहाँ के राजा का बेटा बनेगा राजा. उसके बाद ये तो ये जो पहला होता है, ये जो बिंबिसार थे, बिंबिसार और बिलोंग फ्रॉम दिस डायनेस्टी, दैट इज हरियाणा डायनेस्टी. ठीक है. तो बस ये याद रखो. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ महाजनपद हम लोग देखेंगे, दैट इज पहला हो गया स्टैंडिंग आर्मी. आई थिंक ऑलरेडी पढ़ चुके. नाउ टैक्सेशन सिस्टम, टैक्सेस वेर कलेक्टेड इन कैश और काइंड. तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ का जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो किसके फॉर्म, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ काइंड. एंड दे वर यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आर्मी. ये जो पैसा किसके लिए यूज होता है, दैट इज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, टू मेंटेन द स्टैंडिंग आर्मी, टू बिल्ड द फोर्ट एंड द क्रिएट द पब्लिक वेलफेयर यूटिलिटीज सच एज रोड्स, वेल्स एंड कैनाल्स. तो ये जो टैक्सेशन सिस्टम से जो पैसा रेवेन्यू जनरेट होता था ये किसके लिए काम आता था. पहला हो गया मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी, दूसरा हो गया टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा हो गया दैट इज टू बिल्ड द फोर्ट्स एंड क्रिएट पब्लिक वेलफेयर यूटिलिटीज सच एज रोड्स, वेल्स एंड द कैनाल्स. ओके बच्चों. नाउ द फार्मर्स पेड, द फार्मर्स क्या करते थे, पेड करते थे, दैट इज आउट ऑफ 1/6 ऑफ देयर टोटल प्रोडक्ट एज अ टैक्स. मींस मान लेते हैं कि अगर मान लो 60 किलो अगर राइस होता है फार्मर के पास है तो वो 6 किलो क्या करता था, राजा को दे देता था. ठीक है. एंड द क्राफ्टमैन एंड द हार्डर्स पेड देयर टैक्सेस इन द काइंड. तो क्राफ्टमैन हो गए, हार्डर्स हो गए, वो अपने टैक्स को किसके फॉर्म में पे करता था, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइंड. तो अब ये देख सकते हैं ये पंच मार्क्ड कॉइन है, दिस इज द पंच मार्क्ड कॉइन. नाउ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अगर देखें, दैट इज महाजनपद वेयर आइदर रिपब्लिक्स एंड कोल्ड गन्ना और संघ. तो देखो महाजनपद में दो तरह के होते थे. पहला हो गया रिपब्लिक, राजा होते थे, या तो फिर मोनार्ची होते थे. एंड विथ हेरिडेटरी रूल ऑफ द किंग. मींस पहला हो गया रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट जो कहलाएगा वो आइदर रिपब्लिक होता था या मोनार्ची सिस्टम होते हैं. ठीक है. द रिपब्लिक जनरली कंसिस्ट ऑफ, नाउ रिपब्लिक के बारे में, रिपब्लिक जनरली कंसिस्ट ऑफ सिंगल ट्राइब, दैट इज कॉल्ड सक्या, कोलियास एंड मलास. मीन्स यहाँ पे बात हो रही है जो रिपब्लिक्स में हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो किस ट्राइब से बेसिकली बिलोंग करते थे, दैट इज दिस ट्राइब such as Sakyas, Kolyas and Mallas. And sometimes republics were a confederacy of tribes such as Vajjis and Yadavas. मीन्स confederacy मीन्स क्या होगा, यहाँ पे मान लो वज्जीस एंड यादवास है, ये दो ट्राइब है, ये क्या करता है कंबाइन करके एक अपने हेड ऑफ द स्टेट चुनते थे. ठीक है. एंड दे वर डेमोक्रेटिक इन नेचर. यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिपब्लिक जहाँ पे बात हो, यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड. ओके. तो दे वर डेमोक्रेटिक इन नेचर एंड ऑपरेट थ्रू असेंबली रिप्रेजेंटिंग द ट्राइब. ये अपने असेंबली को कैसे ऑपरेट करते, दैट इज थ्रू देयर assemblies होते थे उनके, और that is in order to represent their tribe. Okay. Now assembly was presided over by one or more of the representative elected by the people, that is राजा और सेनापति. तो ये जो असेंबली होता था, ये असेंबली को कौन प्रिसाइड करता था, बेसिकली दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल. मींस ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे जो प्रिसाइड करेगा असेंबली को, वो बेसिकली इलेक्टेड बाय द पीपल इटसेल्फ. ठीक है. एंड वो रिप्रेजेंटेटिव को बोलते थे हम लोग सेनापति या राजा. ओके. Now Vajji was the seat of a united republic. तो वज्जी क्या होता है, बेसिकली एक रिपब्लिक स्टेट है, and it comprise
possess 8 smaller kingdom, and some of the main one being the Lichachavi, Jantarika and Vidya. Means हम लोग बात करें वज्जी के बारे में। वज्जी बेसिकली एक रिपब्लिक हेड है, रिपब्लिक स्टेट है, और इसमें स्मॉल स्मॉल 8 किंगडम है। उसमें से इंपॉर्टेंट अगर किंगडम देखें तो लिचाचवी हो गया, जनात्रिका हो गया एंड विदा हो गया। ठीक है ना। और रिपब्लिक सच वज्जी हैज मेनी रूलर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिपब्लिक के पास यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स होते हैं, एंड ऑल ऑफ हुम वेर कॉल्ड राजा। तो यहाँ पे हर किंगडम में अपना एक स्मॉल स्मॉल किंगडम है, तो वहाँ पे एक राजा इलेक्ट किया हो जाता है, दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल इटसेल्फ, and each of these rulers met in assembly to reach a common decisions through the debate and decisions। जैसे अगर एग्जांपल हम वज्जी का ले तो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल एक किंगडम है, तो 8 राजा होंगे, 8 राजा होंगे, तो 8 राजा क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे और एक कॉमन डिसीजन करेंगे थ्रू द डिबेट्स एंड डिस्कशन के थ्रू। तो एक अच्छा माहौल बनता था। ठीक है ना। अब हम लोग बात करें मोनार्चीज के बारे में। मोनार्चीज वेर द हेडेड बाय द हेरिडिटरी रूल्स हु कॉन्सेंट्रेट ऑल द पावर्स इन देयर हैंड। तो मोनार्ची में क्या होता था, हेड ऑफ द स्टेट क्या होता, हेरिडिटी होता था, और इनके पास बहुत ज्यादा पावर होता था इनके पास। ठीक है। The king was the sole recipient of the revenue from the peasant in the monarchy। तो यहाँ पे क्या होता था, किंग को डायरेक्टली क्या होता, रेवेन्यू मिलता था फ्रॉम द पीसेंट इन, ओके। बट अगर इन केस ऑफ अगर रिपब्लिक अगर बात करें तो जो रेवेन्यू होता था बेसिकली गिवन टू द राजा। ओके नाउ राइज ऑफ मगध देखते हैं पहले। सेवरल फैक्टर्स दैट इज कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ मगध। फर्स्ट वन इज लोकेशन। मगध was strategically located, that is present अगर देखें तो ये इट इज लोकेटेड इन द वेस्ट सेंट्रल बिहार, एंड राजगिरा was its capital। तो यहाँ पे इनका लोकेशन क्या है, दैट इज इट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेशन, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। इट इज सराउंडेड बाय 5 hills which made it difficult to conquer, and later the capital of Magad was shifted to पाटलिपुत्र। देखेंगे पाटलिपुत्र का शिफ्ट कैसे होता है। एंड it was also strategically located at the confluence of Ganga and the Son rivers। तो देखो यहाँ पे इट इज लोकेटेड, ये जो हमारा मगध है यहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड द सोन रिवर्स। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दोआब, वी कैन टॉक अबाउट द दोआब, दैट इज द लैंड बिटवीन गंगा एंड सोन रिवर्स। तो यहाँ पे द लैंड काफी ज्यादा फर्टाइल होगा, लैंड काफी ज्यादा मींस ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे काफी अच्छा है, एग्रीकल्चर लैंड हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टाइल होने वाला है। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ठीक है ना। और साथ में हम लोग देख सकते हैं 5 हिल्स, ये जो राजगिरा है इट इज सराउंडेड बाय 5 हिल्स है, तो ताकि जो दुश्मन देश के जो भी आर्मी होंगे या सेना होंगे वो उनको डिफिकल्ट होगा यहाँ पे आना, और इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू कंकर्ड। ओके ना। प्रॉक्सिमिटी टू कंट्रोल एंड ओवर कंट्रोल, दैट इज कॉपर हो गया, आयरन और डिपॉजिट्स इन द छोटा नागपुर एंड अदर हिली रीजन गिव मगध एन एडेड एडवांटेज। तो यहाँ पे बात हो रही है, देखो पहला हो गया हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या क्या है। पहला हमारा क्या होता है, दैट इज इट इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर्स, मींस इट इज अ दोआब, दैट इज अ लैंड बिटवीन गंगा एंड सोन रिवर्स। तो यहाँ पे लैंड हमारा फर्टाइल होने वाला है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा है जो ये राजगिरा जो कैपिटल है इट इज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, तो इट इज डिफिकल्ट टू कंकर्ड, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा हमारा हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारा ड्रेनेज सिस्टम है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड क्या होगा, उनको पानी हमेशा मिलता रहेगा, पानी मिलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द रिवर प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई एंड चीप वाटर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हमारा अच्छा और वाटर वेज मिल गया, तो चीप वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। एंड सबसे लास्ट पॉइंट इज दैट यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेस हैं, मिनरल रिसोर्सेस हैं, तो मीन्स प्रॉक्सिमिटी टू एंड कंट्रोल ओवर दिस कॉपर एंड आयरन ओर, दैट इज इन द छोटा नागपुर। तो इससे मगध को और एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला, एंड इट हेल्प्स इट रूलर टू मेक बेटर वेपन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ प्रेजेंस ऑफ दीज मिनरल्स, इसके वजह से क्या होगा, रूलर्स को एक अच्छा वेपन्स बनाने को सामान मिल गया, मटेरियल मिल गया, तो ये दे आर बिकमिंग मोर पावरफुल। ओके नाउ मिलिट्री माइट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री सुप्रीमेसी। मगध हैज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मगध हैज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एंड वाज द फर्स्ट टू यूज द वार एलिफेंट। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन दे यूज द वार एलिफेंट ऑन अ लार्ज स्केल। So now we are going to study about the rulers of Magad। तो हम लोग क्या करेंगे, रूलर्स ऑफ मगध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला राजा हमारा होता है दैट इज बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध। तो याद रखना ये ही वाज द फर्स्ट पर्सन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध एंड हिज कैपिटल वाज राजगिरा। तो इसके समय में जो कैपिटल था वो राजगिरा था। ही अडॉप्टेड 3 प्रोलॉन्ग्ड पॉलिसी टू मेक मगध अ पावरफुल स्टेट। तो यहाँ पे याद रखना कि ही मेक्ड 3 इंपॉर्टेंट पॉलिसी इन ऑर्डर टू मेक मगध मोर पावरफुल। पहला हो गया हमारा मैट्रिमोनियल अलायंस, पहला हो गया मैट्रिमोनियल अलायंस। ही क्या करते थे, ऐसा बताया जाता है कि ही हैज मोर देन 500 वाइफ्स। ठीक है, तो जब मान लो मोर देन 500 वाइफ हो तो इनको क्या होगा, किसी के साथ शादी करेगा तो एज अ डॉरी, इनके एज अ डॉरी इसको क्या लैंड ही दिया जाता था। तो ये
बोल सकते हैं कि ये अपने एम्पायर को क्या करता था, बड़ा करता था एज बाय हैविंग द मैट्रिमोनियल अलायंस। तो बस सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ दिया गया, दैट इज प्रसन्नजीत। ये एग्जांपल है प्रसन्नजीत, दैट इज द किंग ऑफ कोसला। ये इनकी जो बहन होती है, ये इसके साथ शादी होता है, दैट इज दिस बिम्बिसार के साथ। और ये जो किंग होता है, ये किंग क्या करता है, एक विलेज, एक पूरा गाँव, दैट इज काशी, डॉरी में दे देता है इसको। तो ये बोल सकते हैं ये अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए अपना मैट्रिमोनियल अलायंस पॉलिसी यूज करता था। दूसरा, बिम्बिसार कंकर्ड अ लेस पावरफुल नेबरिंग स्टेट। ये क्या करते थे, दूसरे जो पावरफुल, कम पावरफुल स्टेट होता था वो उसको कॉन्कर कर लेता था, उसको हरा देता था। उसमें बेस्ट एग्जाम्पल अंगा हो गया। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अंगा ब्रॉट अ पार्ट ऑफ चंपा अंडर हिज कंट्रोल एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ फ्लरिशिंग मैरीटाइम ट्रेड। तो यहाँ चंपा जो एरिया है, इसको कैप्चर करने के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैरीटाइम ट्रेड मीन्स यहाँ पे ट्रेड होने लगता है, दैट इज थ्रू द ओशियंस एंड सी। एंड दिस मेड मगध रिच एंड प्रॉस्पर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रेड होने लगेगा, ट्रेड से हमारा इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो हमारा क्या, हम लोग रिच होते जाएंगे, प्रॉस्पर्स होते जाएंगे। द लास्ट वन इज अबाउट द फ्रेंडली रिलेशनशिप। लास्ट वन इज अबाउट फ्रेंडली रिलेशनशिप। बिम्बिसार एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशनशिप विद पावरफुल रूलर्स लाइक अवंती। तो बिम्बिसार क्या करते थे, पावरफुल किंगडम से एक अच्छा बढ़िया से रिलेशन बना के रखते थे, ताकि मान लो कोई दूसरा रूलर, अगर कोई दूसरा स्टेट है अगर इस पर अटैक करता है तो वो फाइनली जाकर पावरफुल रूलर्स उसको सपोर्ट करेगा। तो फिर से हाँ, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द पॉलिसीज दैट बिम्बिसार फॉलोड इन ऑर्डर टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। तो पहला हो गया मैट्रिमोनियल अलायंस, दूसरा हो गया कॉन्क्वेस्ट एंड तीसरा हो गया फ्रेंडली रिलेशनशिप। ओके, नाउ बोध बुद्धा, यहाँ पे याद रखना है कि बोध बुद्धा एंड महावीरा वे द कंटेम्पररी ऑफ बिम्बिसार। मींस बिम्बिसार जब राजा थे इसी समय बुद्धा एंड महावीरा दे वेर कंटेम्पररी टू ईच अदर एंड प्रीच देयर रिलीजन इन मगध। मींस दीज टू वेर प्रीचिंग देयर रिलीजन इन मगध। बिम्बिसार वाज एन एफिशिएंट रूलर। तो यहाँ पे याद रखना, बिम्बिसार वाज एन एफिशिएंट रूलर। ही वाज concerned about the welfare of the people. So he was very concerned about the welfare of the people. He even built roads and the bridges. Means he has done so many welfare activities. He builds canals, roads and all. Bimbisar was murdered by his son Ajatasattu. तो क्वेश्चन बन जाता है कि who murdered Bimbisar? The his own son, that is Ajatasattu, is going to kill Bimbisar. Now we'll talk about the Ajatasattu, that is the successor of Bimbisar. The followed the policy of expansion. Again he also followed the policy of expansion. He waged a long war against Kosala. Means he is going to war against the Kosala and the Vajji and the subjugate them. Means after that he defeated them. He conquered the neighboring state and made the Magad paramount power. Means he also conquered neighboring states and made the Magad a powerful power. Means most powerful important place. His successor were weak. अब इसके बाद जो अजातशत्रु के बाद जितने भी सक्सेसर आते हैं वो वीक होते हैं, इनएफिशिएंट होते हैं। एंड आफ्टर दिस किंगडम इट वाज ओवरथ्रोन बाय द नंदा रूलर एंड ही इज सेड टू हैव कॉल्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगिरा इन 487 BC। तो यहाँ पे बोला जाता है कि अजातशत्रु के समय में ही जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, जो कहाँ पे, राजगिरा में ही हुआ था। ठीक है, नाउ we'll talk about the Nanda ruler. Mahapadmananda, that is established the Nanda dynasty. So Mahapadmananda is going to establish this Nanda dynasty. He seized the throne of the Magad in the 4th century BC. तो this Mahapadmananda क्या करते हैं, हरा देते हैं the successor of this Ajatasattu, and after this he established his kingdom in the 4th century BC. He expanded his rule up to the northwest frontiers of India. तो ही इनका भी एम्पायर काफी ज्यादा बड़ा होता है। Other Nanda rulers transformed Magad into mighty power. However, the later Nanda rulers were proved inefficient. जैसे कि हम लोग देखें अजातशत्रु पावरफुल थे पर इनके जो सक्सेसर था वीक था, इनएफिशिएंट। आफ्टर दिस यू विल फाइंड द नंदा रूलर के जो सक्सेसर होते हैं वो भी वीक एंड इनएफिशिएंट होते हैं। एंड द अनपॉपुलैरिटी ऑफ लास्ट नंदा रूलर, दैट इज धनानंदा, गिव चंद्रगुप्त मौर्य द अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश द मौर्य। तो जो लास्ट रूलर होते हैं दैट इज धनानंदा इन द नंदा रूलर, तो ये क्या था, इसको हरा दिया जाता है किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। एंड आफ्टर हम लोग देखेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, नाउ we'll talk about something about the Alexander invasion. The Greek invader, that is Alexander, has established a strong foreign rule in the country. तो ये जो अलेक्जेंडर का ये पूरा एरिया था, and that is foreign rule in the country by appointing agents and the placing his newly conquered areas under them. However, यहाँ भी ये जो अलेक्जेंडर क्या करते थे, पूरे एरिया को कैप्चर करते थे और अपना एक एजेंट को बैठा के रखते थे। ठीक है, However, he had to turn back and leave India as his soldiers refused to follow him any further. तो अलेक्जेंडर को बोला जाता है कि यहाँ पे इंडिया पे आए थे, फिर फाइनली क्या इनके सोल्जर सपोर्ट नहीं किए तो रिटर्न बैक हुए। एंड दिस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आल्सो पेव्ड वे ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य टू रीऑर्गेनाइज एन आर्मी एंड ओवरथ्रो द नंदा डायनेस्टी। यहाँ पे देखा गया है कि जो लास्ट नंदा रूलर होता है उसका नाम होता है धनानंदा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी, बिकॉज धनानंदा वाज इनएफिशिएंट, और एट द सेम टाइम जो अलेक्जेंडर इन्वेशन हुआ था तो अलेक्जेंडर इन्वेशन यहाँ पे चला गया था वापस। तो ये दो अपॉर्चुनिटी क्या, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया, एक अच्छा
स्पेस दिया। और ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं आर्मी को और फाइनली नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग रिकैप करते हैं क्या क्या। मगध emerged as the most powerful महाजनपद due to a strategic location। ऑलरेडी देख चुके हैं strategic location क्या क्या था। That is availability of the fertility cultivable land, क्या कि it is the land that is it is a doab land, that is the land between the rivers, that is Ganga river and the Son river, a mineral deposit and the military market। तो यहाँ पे standing army थे। strategic location हो गया, that is surrounded by 5 hills। now two important rulers that rules the Magad, that is Bimbisar and the Ajatasattu। तो हम लोग देख सकते हैं कि बिंबिसार और अजातशत्रु जो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, हरियाणा का डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, एंड महापद्मानंदा दैट इज एस्टैब्लिश द नंदा डायनेस्टी। यहाँ पे याद रखें महापद्मानंदा इज गोइंग टू एस्टैब्लिश दिस नंदा डायनेस्टी। The unpopularity of the last Nanda king, that is Dhanananda, gave Chandragupta Maurya the opportunity to establish the Maurya empire। Means after this Dhanananda is going to be defeated by this Chandragupta Maurya, and this Chandragupta Maurya is going to establish Maurya empire। ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते बच्चों। यहाँ पे देखे मान लेते हैं कि कुछ बिंबिसार के बारे में अगर कुछ लिखना है तो बिंबिसार दैट इज द फाउंडर कैपिटल इज राजगिरा, याद रखना ये। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इवेंट देख लेते हैं। ही वाज द कंटेम्परेरी टू बुद्धा एंड महावीरा। तो महावीरा एंड बुद्धा इसके कंटेम्परेरी थे एंड ये 3 पॉलिसी फॉलो किए थे। पहला हो गया मैट्रिमोनियल अलायंस, फ्रेंडली रिलेशनशिप दैट इज फ्रेंडशिप विद द स्ट्रॉन्ग रूलर्स, एंड द लास्ट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वीक नेबर। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट दैट इज last one is about Mahapadmananda। Mahapadmananda was the first known Kshatriya dynasty। याद रखना, he was the known Kshatriya dynasty as several sources says he belonged to a lower caste। तो ये बहुत सारे sources बताते हैं कि जो महापद्मानंद थे he belonged first known Kshatriya dynasty, and that is he is going to belong to the lower caste, and he is known as empire builder। तो इसको बोला जाता है, महापद्मानंद को बोला जाता है he is known as empire builder। okay, ये क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं कलिंगा को, कोसला को, टू मगध को। ठीक है, और इनके बारे में लिखा जाता है किस इंस्क्रिप्शन, दैट इज हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन में बताया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज अबाउट धनानंदा। ही वाज द लास्ट किंग एंड बिकम अनपॉपुलर ड्यू टू इट्स ऑपरेसिव टैक्सेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। देखो, ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ हिज नंदा डायनेस्टी। और ये अनपॉपुलर मीन्स बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा मीन्स इनका खराब फीडबैक होता है। क्यों? क्या है कि ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा टैक्स डाल देते हैं किसके ऊपर, गरीबों के ऊपर। एंड चंद्रगुप्त मौर्य इज गोइंग टू टुक एडवांटेज ऑफ सच डिसकंटेंट एंड फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी। सो इनका जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखते हुए ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, ये धनानंदा को हरा देते हैं एंड ये एस्टैब्लिश कर लेते हैं अपना एम्पायर, दैट इज कॉल्ड मौर्य डायनेस्टी। नाउ एंड ड्यूरिंग हिज अलेक्जेंडर, ये धनानंदा के समय ही अलेक्जेंडर का इन्वेशन होता है, बट डिड नॉट क्रॉस द बियास रिवर्स ड्यू टू द पावरफुल आर्मी ऑफ नंदा। द पावरफुल आर्मी ऑफ नंदा के देख करके अलेक्जेंडर रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, नाउ अबाउट द टैक्सेस विल टॉक, दैट इज बाली हम लोग देख चुके हैं, दैट इज और 1/6 दिया जाता है, दैट इज प्रोड्यूस द वाज पेड बाय द पीस एज द टैक्स। तो 1/6 मींस अगर 60 किलो है तो उसमें 6 किलो दिया जाएगा, दैट इज एज अ टैक्स के फॉर्म में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।